अगर आप CSS की ये 10 प्रॉपर्टीज सीख लेते हो तो आप कई जावास्क्रिप्ट की लाइंस लिखने से बच सकते हो। नंबर 1 स्मूथ स्क्रॉल, नंबर 2 स्क्रॉल स्नैप, नंबर 3 CSS काउंटर, नंबर 4 इंसर्ट, नंबर 5 ऑर्डर, नंबर 6 इन लाइन ब्लॉक, नंबर 7 मिनिमम एंड मैक्सिमम, नंबर 8 लाइन क्लैंप, नंबर 9 हैश और नंबर 10 इज। इन सब प्रॉपर्टीज को हम बारी बारी समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्मूथ स्क्रॉल। स्मूथ स्क्रॉल का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है और उसके अंदर सेक्शन लगे होते हैं। जिस तरह से ये हमारे पास 2 सेक्शन लगे हुए हैं, एक हमारे पास अबाउट का है और दूसरा हमारे पास कॉन्टैक्ट का है, और आप आईडी के थ्रू इसको गेट करते हो। मतलब मैं अगर कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट वाला जो हमारे पास सेक्शन है वो आ जाएगा। इस तरह से अगर मुझे अबाउट वाला चाहिए तो अबाउट के ऊपर क्लिक करूंगा तो अबाउट वाला आ जाएगा। ये अलग से पेज नहीं होते, अलग से सेक्शन होते हैं। इनको आप लगाते हो आईडी और इसका लिंक करते हो आप हैश के साथ, हैश और आगे आईडी का नाम। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो इस मेन्यू के ऊपर, आप उस आईडी के ऊपर स्क्रॉल कर जाते हो। अब ये इंस्टेंट स्क्रॉल होता है, मतलब जैसे हम कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, हम उसी वक्त इसके ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब पता नहीं चल रहा है कि स्क्रॉल हो भी रहा है कि नहीं। अब इसको ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाते हो HTML, यहाँ पर लिखते हो HTML और साथ में आपने लगाना होता है स्क्रॉल बिहेवियर और इसको आपने कहा देना स्मूथ, दैट्स इट, सेव करना। अब जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे बड़ा स्मूथ तरीके के साथ आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको पता होगा कि किस तरह से ये स्क्रॉल हो रहा है। जिस तरह से आप बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोर्ड वाले सेक्शन पे हम जा रहे हैं, लेकिन बड़ा स्मूथ तरीके के साथ आराम से स्क्रॉल हो रहा है, यकदम से स्क्रॉल नहीं हो रहा। जब भी आपने सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर एक ही पेज होगा, आप अबाउट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो अबाउट सेक्शन के ऊपर जाओगे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट पे जाओगे, तो तब आपने स्मूथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्क्रॉल स्नैप। स्क्रॉल स्नैप के लिए एक आपने डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगानी है कंटेनर, और उसके अंदर आपने 5 डिव टैग लेने हैं और उनके अंदर आपने काउंटिंग लिख देनी है 1 2 3 4 5। उसके बाद जिसका पेरेंट एलिमेंट है ये कंटेनर वाला, इसको आपने स्टाइल करना है। यहाँ पे आपने लिखना है कंटेनर और उसके बाद इसको एक स्पेसिफिक हाइट लगा देनी है 150 पिक्सल और साथ में इसको सेम विड्थ लगा देनी है। विड्थ हम इसको थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे 200 पिक्सल, और उसके बाद इसको हमने लगा देना बॉर्डर ताकि हमें पता हो कि कितना की हमारे पास शो हो रहा है, 1 पिक्सल सॉलिड। और उसके बाद इसके आपने अंदर लगाना है डिस्प्ले फ्लैक्स, और उसके बाद मार्जिन इसको आपने लगा देना 0 और ऑटो ताकि हमारे पास ये सेंटर में आ जाए। 0 और ऑटो ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट्स हम उनको सेलेक्ट करेंगे, कंटेनर और कंटेनर के अंदर जो डिव है उसको सेलेक्ट किया, और उसके अंदर हम लगाएंगे इसको हाइट विड्थ। हाइट उसको हम लगा देंगे 200 पिक्सल, बल्कि 200 के बजाय हम इसको कर देंगे एग्जैक्ट इसकी 100 पिक्सल, और साथ में इसको लगाएंगे विड्थ। तो हम इसको मिनिमम विड्थ लगाएंगे 200 पिक्सल। मिनिमम आपने इसलिए लगानी है तो क्योंकि जब आप वैसे विड्थ इस्तेमाल करोगे ना फ्लैक्स बॉक्स के अंदर तो एग्जैक्ट सही तरीके से वर्क नहीं करती, तो आपने मिनिमम या मैक्सिमम विड्थ लगा देनी होती है। मिनिमम विड्थ हम लगाएंगे 200 पिक्सल, और उसके बाद हमने इसमें लगाना है डिस्प्ले। डिस्प्ले इसका लगाएंगे फ्लैक्स। ये डिस्प्ले हमें इसलिए लगाना है कि ये जो हमारे पास 1 2 3 और 4 जो इसकी काउंटिंग आ रही है ना वो हमारे पास सेंटर में आ जाए। तो जस्टिफाई कंटेंट इसका सेंटर कर देंगे, और साथ में इसका अलाइन आइटम भी कर देंगे सेंटर। तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से इसका जो टेक्स्ट है हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। अब ये देखिए इसका ये जो कंटेंट है ना वो बाहर जा रहा है डिव से, तो आपने यहाँ पे इसको लगा देना स्क्रॉल बिहेवियर, बल्कि इसको आपने लगा देना ओवरफ्लो। ओवरफ्लो आप इसको लगाओगे यहाँ पे स्क्रॉल, यहाँ पे ओवरफ्लो और स्क्रॉल सेव किया तो इसके अंदर ये स्क्रीन बन जाएगा। उसके बाद जो इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उनको आपने अलग अलग से कलर लगा देने हैं, डॉट कंटेनर और कंटेनर के अंदर जो हमारे पास डिव है और उसका NTH चाइल्ड 1, और इसको आपने लगा देना बैकग्राउंड कलर, इसको हम कर देंगे रेड। सेम इस तरह से आपने बाकियों के ऊपर भी कलर लगा देने हैं। ये हमने सब के ऊपर अलग अलग से कलर लगा दिए। अब यहाँ पे आप अगर इसको देखो तो यहाँ पे स्क्रॉल करो तो आपके पास अलग अलग से कलर आ रहे हैं। अब आपका जो स्क्रॉल स्नैप है ना वो इस तरह से वर्क करता है कि जब इसके ऊपर आप आते हो ना, जब बीच में आए ये देखो कोई काम नहीं हो रहा, वहीं पे आके ये हमारी स्क्रॉलिंग रुक गई है। अब इसको अचीव करने के लिए अगर आप देखो ना वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह से नहीं होता। जैसे आप इसके ऊपर स्क्रॉल करते हो तो हाफ के ऊपर जाओ तो जो साइड बड़ी होती है वो हमारे पास फुल पेज पे आ जाती है। तो इसको अचीव करने के लिए आप यहाँ पे लगाते हो स्क्रॉल, या हमारे पास एक प्रॉपर्टी है स्क्रॉल स्नैप और टाइप। जो आपकी पेरेंट डिव है उसको हमने लगानी है स्क्रॉल स्नैप टाइप एक्स और मैंट्री ये आपने लगा दी है इसको कि एक्स एक्सेस में हो और मैंट्री हो। अगर आपकी वाई एक्सेस में होगी इस तरह से आपको कंटेंट होगा तो आप इसको लगाओगे वाई मैंट्री। और जो इसकी चाइल्ड एलिमेंट्स है उसके अंदर फिर आपने प्रॉपर्टी लगानी होती है स्क्रॉल स्नैप अलाइन, और इसको आपने कर देना होता है सेंटर, और इसको आप करोगे सेव यहाँ पे। अब जैसे इस एलिमेंट के ऊपर आप स्क्रॉल करके आओगे ना बीच में, अब ये देखो इसको हमने स्क्रॉल किया और इसके बीच में आ रहे हैं,
तो ये देखो जो साइड बड़ी होगी ना वो हमारे पास शो हो जाएगी और दूसरी गायब हो जाएगी। अब इसको देखो, अब यहाँ पे आओ, अब ये एक अभी तक हमारे पास बड़ी है साइड, ये एक के ऊपर इसने अगेन मूव कर दिया, लेकिन जैसे मैं इसको बीच में लेके आता हूँ, अब सेकंड वाली हमारे पास बड़ी है, इसको छोड़ूंगा तो सेकंड वाली हमारे पास आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पे 3, और इसको अब मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो चौथी आ गई हमारे पास। अगर तीसरी हमारे पास बड़ी होगी तीसरी वाला कंटेंट आ जाएगा, अगर फोर्थ वाली हमारे पास थोड़ी सी बड़ी होगी तो फोर्थ वाला कंटेंट हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से आपका स्क्रॉल स्नैप बिहेवियर काम करता है। अब हम डिस्कस करेंगे CSS काउंटर। CSS काउंटर को समझने के लिए कुछ आपने टैग्स लेने हैं, H1 के, H2 के या पैराग्राफ के, जिस तरह के मर्जी टैग लेना चाहो आप ले लो। उसके अंदर आप कुछ टेक्स्ट लिख लो। उसके बाद आपने आ जाना स्टाइल और CSS के अंदर, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है बॉडी टैग को, और बॉडी टैग के ऊपर आपने लगाना है काउंटर रीसेट, और इसको आपने कर देना यहाँ पे नाम इसका सेक्शन। और उसके बाद आपने ये जो हमारे पास टैग्स है H2 के उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे H2 को सिलेक्ट करोगे, और उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे B4 के बाद आप यहाँ पे लगाओगे इसको काउंटर इंक्रीमेंट, कि आपका काउंटर जो इंक्रीमेंट हो, और इसके अंदर आप इसका नाम दे दोगे सेक्शन, जो हमने ऊपर इसको नाम दिया। उसके बाद इसके अंदर हम कंटेंट देंगे कि इसके अंदर कंटेंट कौन सा हो, तो मैं यहाँ पे कंटेंट दे दूँगा सेक्शन, और यहाँ पे इसके अंदर मैं लगा दूँगा काउंटर। इसके अंदर काउंटर का नाम देंगे, काउंटर का नाम हमने यहाँ पर रखा हुआ है सेक्शन, तो इसके अंदर हम सेक्शन लिखेंगे और सेव किया तो इसके साथ ये देखें काउंटिंग आ गई 1 2 3। उसके बाद आप इसको क्या करो कि यहाँ पे आप इसको थोड़ी सी स्पेस ऐड कर दो इसके अंदर, यहाँ पे आप ऐसे कर दो, इसको सेव किया, ये इसके दरम्यान वो थोड़ी सी स्पेस बन गई। अब इसको यहाँ पे कलर लगा दो, कलर इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे ग्रीन, तो यहाँ मैं डायरेक्टली ग्रीन इसलिए लिख लूँगा, सेव किया तो ये इसके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। और यहाँ से हम थोड़ी सी और स्पेस बना लेते हैं। अब जहाँ पे इन टैग्स को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने H2 के लिए तो H2 को ये काउंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर लेता हूँ P के टैग, और P के टैग को मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसके अंदर P1 और सेव किया। अब इस तरह से P को कॉपी किया और यहाँ पे हम P को लगा देते हैं 2-3 दफ़ा यहाँ पे, और सेम कोड हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करके नीचे कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे हम कर देते हैं P टैग को सिलेक्ट, P टैग को किया, सेव किया, तो जो P के टैग है उनके ऊपर भी साथ इसके ऊपर अप्लाई होगा सेक्शन, मतलब उस P के टैग को भी इसने काउंट किया और उसके साथ इसने 3, 5, 6 और 7 काउंटिंग प्रिंट करवा दी। अब इसके अंदर जितने भी टैग्स आ रहे हैं आप सब के ऊपर काउंटिंग अप्लाई कर सकते हो, उन टैग्स को ये एज अ काउंटिंग शो करेगा और अब मैं ऑटोमेटिकली काउंटिंग भी ऐड करता जाएगा इस मेथड के थ्रू। इसके ऊपर आप अलग से स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हो और इसके ऊपर आप और मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपका CSS काउंटर वर्क करता है कि आप ऑटोमेटिकली अपने डिव्स को काउंट कर सकते हो कि आपके पास कितनी है, पैराग्राफ टैग्स को आप काउंट कर सकते हो, H1 के जितने भी आप टैग्स उनको आप काउंट कर सकते हो आसानी के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे CSS इंसर्ट प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक आपने डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है कंटेनर और इसके अंदर आपने खाली डिव ले लेनी है। उसके बाद ये जो कंटेनर इसको आपने थोड़ा सा स्टाइल कर लेना है, यहाँ पे आप लिखोगे कंटेनर क्लास का नेम और उसके बाद इसको आपने लगा देनी है स्पेसिफिक हाइट इसको हम लगाएंगे 200 पिक्सल और सेम तरह से हम इसको विड्थ लगाएंगे 300 पिक्सल और उसके बाद उसको हम लगा देंगे एक बॉर्डर, छोटा सा बॉर्डर, इसको हम करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड। और इसके अंदर जो हमारे पास डिव है उसको हमें थोड़ा सा स्टाइल करना है ताकि इसके हम स्क्रोलिंग जो है वो वर्किंग देख सकें। इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं यहाँ, या इसका हम जो साइज़ है वो थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, वेट इसकी कम कर देते हैं 200 पिक्सल, सेव किया। और उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास डिव है यहाँ में लिखेंगे कंटेनर के अंदर डिव, इसको हमने विड्थ लगा देनी है, विड्थ इसको हम लगाएंगे 50% और उसके बाद इसको हम लगाएंगे हाइट इसको हम कर देंगे 50% और थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे रेड, बैकग्राउंड कलर इसको हमने सेट किया रेड, तो ये हमारे पास बॉक्स लग गया। अब इस बॉक्स को हमने अगर सेंटर में करना है या इसको हमने मूव करवाना तो उसके लिए हम इसके अंदर यूज़ करते हैं पोजीशन इसको हम यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट। अब जैसे एब्सोल्यूट लिख के मैं सेव करूँगा ये पूरी डिव के अंदर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे कि ये जो इसका पेरेंट एलिमेंट है ना इसको आपने लगानी होती है पोजीशन रिलेटिव। जब भी आपने पोजीशन एब्सोल्यूट इस्तेमाल करनी होती है तो आपका जो उसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसको आपने पोजीशन रिलेटिव लगानी होती है। जब आप रिलेटिव लगाओगे तो आपका जो एलिमेंट है उसी डिव के अंदर मूव करेगा, अदरवाइज पूरी बॉडी के अंदर वो मूव करेगा। अगर मैंने यहाँ पे इसको कंटेनर सेट कर दिया ना, कंटेनर को लगा दिया पोजीशन रिलेटिव, तो ये जो डिव है इसको मैं टॉप बॉटम लेफ्ट लगाऊंगा तो इसी कंटेनर के अंदर रहेगी, अदरवाइज ये पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करूँ ना, अभी देखो, अब इसको मैं यहाँ पर टॉप लगाता हूँ, टॉप 50% और सेव करूँगा तो ये आपका नीचे आ रहा है, ये देखो ना नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव लगाऊंगा, कंटेनर को सेव करूँगा, इस बॉडी के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इस डिव के अंदर रहेगा। इसलिए आपने यहाँ पे इसको पोजीशन रिलेटिव लगा देनी है, इसके चाइल्ड को आपने लगा देनी है पोजीशन एब्सोल्यूट। अब इसको हमने अलाइन करना तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टॉप इसको करेंगे यहाँ पे 20%,
और फिर उसके बाद लेफ़्ट इसको 20%, लेफ़्ट 20%, और सेम इस तरह से इसको राइट और बॉटम लगाएंगे, राइट 20%, और फिर उसको हम लगा देंगे बॉटम 20%। सेव किया, अब ये हमारे पास सेंटर में आ गया। अब इस सेम चीज़ को अचीव करने के लिए हम एक और मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं इनसेट। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनसेट, और इनसेट के अंदर जस्ट हम 20% लिख देंगे, सेव करेंगे, तो ये अगेन हमारे पास सेम रिजल्ट होगा। इन चारों लाइनों को मैं ख़त्म कर दूंगा। ये देखो, अब ये 4 लाइनें थी और ये मैंने एक लाइन के अंदर चीज़ अचीव कर ली इनसेट प्रॉपर्टी के साथ। लेकिन अगर आपके पास मतलब अगर आपने लेफ़्ट और लगाना है, राइट और लगाना है, बॉटम और लगाना है, एक जो फिक्स्ड वैल्यू वो नहीं लगानी, तो उसके लिए आप सेम इस्तेमाल कर सकते हो। आपका पहले वाला होगा टॉप इसको लगाओगे 20%, उसके बाद बॉटम इसको लगाओगे आप 10%, फिर आपका आ जाता है उसके बाद लेफ़्ट, तो लेफ़्ट आप इसको लगा दो यहाँ पे 30%, फिर इसके बाद राइट, तो राइट इसको लगा सकते हो 20%। सेव किया, तो ये किस तरह से आपके प्रॉपर्टीज़ जो है इसके ऊपर अप्लाई हों, ये इस तरह से वर्क करेगा। यहाँ पे इंसर्ट के बाद पहले नंबर पे हो गया आपके पास टॉप, दूसरे नंबर पे आपके पास होगी बॉटम, तीसरे नंबर पे आपके पास होगा लेफ़्ट, और फोर्थ नंबर पे आपके पास होगा राइट। ये देखिए इस तरह से। अब अगर मुझे इसका जो टॉप है वो बढ़ाना है, तो मैं इसकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू इसको बढ़ा दूंगा, सेव करूँगा, तो ये टॉप से हमारे पास नीचे हो जाएगा। और अगर मुझे इसका राइट बढ़ाना है, तो मैं इसे यहाँ पे राइट के ऊपर थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दूंगा, तो राइट के ऊपर ये हमारे पास मूव हो जाएगा। तो इस तरह से इसका टॉप, बॉटम और लेफ़्ट और राइट आप एक लाइन के अंदर लिख सकते हो इंसर्ट प्रॉपर्टी के साथ। अब हम सीखेंगे CSS ऑर्डर प्रॉपर्टी। CSS के ऑर्डर प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक आपने डिव लेनी है, उसके अंदर आपने 5 और डिव्स ले लेनी है, उसको आपने इस तरह से थोड़ा सा स्टाइल कर लेना है। जो कंटेनर उसको आपने एक स्पेसिफिक हाइट लगा देनी है, थोड़ा सा बॉर्डर, और डिस्प्ले फ्लैक्स सिलेक्शन कॉलम, मार्जिन 0 और ऑटो कर देना, ताकि ये जो डिव है ये हमारे पास सेंटर में आ जाए। और इसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट्स है उसके ऊपर भी आपने हाइट लगा देनी है 50 पिक्सल, बैकग्राउंड उसको स्काई ब्लू, मार्जिन 2 पिक्सल, ताकि थोड़ी सी उनके दरमियान स्पेस बन जाए। फ़ॉन्ट साइज 32 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर कंटेंट है ना, ये टेक्स्ट आ रहा है 1 2 3 4, ये भी सेंटर में आ जाएंगे। अब ऑर्डर प्रॉपर्टी को लगाने के लिए आपने यहाँ पे डॉट कंटेनर के अंदर जो आपके पास डिव है, और डिव के अंदर जो हमारे पास है इसका चाइल्ड एलिमेंट डिव, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे NTH चाइल्ड और चाइल्ड 1 यहाँ पे। अब सेम इस तरह से आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। इसके अंदर आप एक ऑर्डर प्रॉपर्टी वैल्यू लिख दोगे, ऑर्डर, और इसके अंदर आप कोई भी एक दफ़ा वैल्यू दे दो, ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर, इसको 1 दे दो, और इसको आप 3-4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लो जितने आपके पास एलिमेंट हैं। ये आपके पास सेकंड हो गया, फिर आपके पास थर्ड हो गया, और फिर आपके पास फोर्थ, और फिर आपके पास हो जाएगा ये 5। ये 5 हमारे पास आ गया। अब ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने अपना एलिमेंट कहाँ पे प्लेस करना है। मिसाल के तौर पे ये आपका 1 आ रहा है, आप चाहते हो कि जो फर्स्ट वाली डिव है वो लास्ट पे चली जाए, आप इसको लगा दोगे इसका ऑर्डर 5, और फर्स्ट वाले को आप कर दोगे 1। इस तरह से जो बाकी है उनको चेंज कर दोगे। फोर्थ वाला अगर आपको चाहिए सेकंड नंबर पे, आप यहाँ पे लिख दोगे सेकंड, मतलब 2 लिख दोगे। अब जो सेकंड वाला है वो आपको चाहिए 4 नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, तो आप इसको प्रॉपर्टी लगा दोगे, इसको ऑर्डर लगा दोगे 4, और ये 3 वाले को हम 3 के ऊपर ही रहने देंगे। जैसे इसको सेव करेंगे, आप देखो 5 वाला 5 नंबर पे चला गया, फोर्थ वाला हमारे पास, हमने फोर्थ वाले को लगाया ना सेकंड ऑर्डर, मतलब सेकंड नंबर पे, तो ये हमारे पास सेकंड पे आ गया। थर्ड वाला उसी तरह से बिटवीन ही रहा, और उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट था वो आपके पास लास्ट पे चला गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ऑर्डर 5 लगा दिया कि ये 5 नंबर पे चला जाए। और इस तरह से आपका जो ऑर्डर है सेकंड वाला वो आपको चला गया 4th नंबर पे। इस तरह से आप उसको ना चेंज कर सकते हो, आप इनके अलाइनमेंट्स चेंज कर सकते हो। अब अगर आपको एक वाला जो है वो चाहिए 3रे नंबर पे, तो आप यहाँ पे जो 3rd नंबर है, ये जो आपका ऑर्डर है फर्स्ट वाला, यहाँ पे आप कर दोगे इसको 3rd, और फर्स्ट वाले को आपने फिर अलाइन, 3rd वाले को आपने कहीं पे अलाइन करना है, तो 3rd वाले को आप कर दोगे, जो जगह बचती है 5 की जगह बचती है, हम यहाँ पे लिख देंगे 5, सेव करेंगे। अब 1 वाला हमारे पास यहाँ पे आ गया, और 3 वाला हमारे पास 5 नंबर पे चला गया। इस तरह से आप ऑर्डर प्रॉपर्टी को अप्लाई करके इनकी अरेंजमेंट चेंज कर सकते हो। अगर आपको तीसरा जो है वो 4थे नंबर पे चाहिए, चौथा 3रे नंबर पे चाहिए, आप इनको ऑर्डर लगा के, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि आपने अगर एक को चेंज किया, आपने फिर बाकियों को भी चेंज करना है, बाकियों को भी आपने स्पेसिफिक जगह दे देनी है कि ये यहाँ पे चला जाए, ये यहाँ पे चला जाए, फिर आपने उसको इस हिसाब से सेट कर लेना है। वैसे इसके ऊपर आप अगर थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट अप्लाई करो, इसको आप थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। लेकिन अभी हम प्योर CSS के ऊपर काम कर रहे हैं, तो CSS के थ्रू आप ये वाली प्रॉपर्टीज इसके ऊपर सेट कर सकते हो। तो ये थी हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करेंगे इनलाइन ब्लॉक को समझने के लिए आपने UL का टैग लेना है। UL टैग के अंदर आपने LI के टैग ले लेने हैं। हम ना पहले रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार इसी से बनाते थे, आप तो फ्लैक्स बॉक्स इस्तेमाल कर लेते हैं, या हम कोई CDN लगा के बूटस्ट्रैप या
टैबलेंट CSS वो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पहले हम बनाते थे इसको डिस्प्ले इनलाइन के थ्रू। वैसे अभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टी है। वैसे सिर्फ ये इस्तेमाल नहीं होती आपकी नेविगेशन बार के ऊपर, आप इसको जहाँ पे ज़रूरत पड़े आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी मैं आपको समझाऊंगा नैव बार के ऊपर। ये आपके पास यूएल का टैग है, यूएल टैग के अंदर आपके पास ये LI के टैग हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप इनको सेलेक्ट करोगे LI। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास LI आ रहे हैं वर्टिकली, आपको वर्टिकली आ रहे हैं ना। अब इसको हॉरिजॉन्टली करना, आप जैसे इसको लगा दोगे डिस्प्ले और इन लाइन ब्लॉक। अब जैसे इन लाइन ब्लॉक आप करोगे, ये आपके एक लाइन के अंदर आ जाएंगे और ब्लॉक बन जाएगा। ब्लॉक का मतलब होता है कि जितनी प्रॉपर्टीज़ है ना आपकी डिव के ऊपर आप अप्लाई करते हो CSS की, वो सारी इसके ऊपर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्पैन टैग लिखो, स्पैन जो है वो आपका इन लाइन एलिमेंट है, आपके पास वो ब्लॉक नहीं है, आपके पास वो एक तरह का टेक्स्ट एलिमेंट है। अब इसके ऊपर आप पैडिंग और मार्जिन सारे फिट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आप इसको डिस्प्ले ब्लॉक करोगे तो आप सारी प्रॉपर्टी ब्लॉक वाली इसके ऊपर अप्लाई कर दोगे, ये आपके पास एक डिव बन जाएगी। सेम इस तरह से LI है, LI के ऊपर अगर आप वैसे पैडिंग वगैरह अप्लाई करो तो वो सही से काम नहीं करेगी, लेकिन जैसे आप डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक या डिस्प्ले ब्लॉक कर दोगे, फिर इसके ऊपर जो बॉर्डर है वो भी काम करेंगे, इसके ऊपर पैडिंग भी काम करेंगे, इसके ऊपर मार्जिन भी काम करेंगे। अदरवाइज इसके ऊपर काफ़ी प्रॉपर्टीज काम नहीं करती। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको मार्जिन लगा देंगे, मार्जिन इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल। सेव किया तो इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस बन गई। अब अगेन इसको हम थोड़ी सी पैडिंग भी लगा सकते हैं, पैडिंग इसको हम लगा देते हैं 10 पिक्सल और 15 पिक्सल, और इसके ऊपर हम बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। इसको बैकग्राउंड कलर इसको हमने सेट कर दिया यहाँ पे ब्लैक, और फॉन्ट कलर इसको हम सेट कर देंगे वाइट। तो ये हमारे पास वाइट जो है हमारे पास मेन्यू बन गया, नया बार बन गई इस तरह से। और इसको थोड़ा सा हम जिसका मार्जिन कम कर देते हैं, मार्जिन कम कर देते हैं 10 पिक्सल, ये हमारे पास नया बार बन गई। अब इसको हमने रिस्पॉन्सिव करना है। अब जब आप इन लाइन ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आपके लिए एलिमेंट्स को रिस्पॉन्सिव करना भी आसान हो जाता है। आपने जैसे यहाँ पे मीडिया क्वेरी इस्तेमाल करनी है, मीडिया स्क्रीन, और स्क्रीन के अंदर आपने देना है इसको मैक्सिमम विड्थ, कि आपकी किस ब्रेक पॉइंट के ऊपर ये चेंज हो। हम यहाँ पे इसको देंगे मैक्सिमम विड्थ 768 पिक्सल, ये आपका मतलब मोबाइल व्यू के लिए होता है। और इसको आप जहाँ पे लगा दोगे LI, और LI के पहले आपने डिस्प्ले किया इन लाइन ब्लॉक, आप यहाँ पे इसका कर दोगे डिस्प्ले जस्ट ब्लॉक। जब आप डिस्प्ले ब्लॉक इस्तेमाल करते हो तब आपके एलिमेंट हो जाते हैं वर्टिकली लाइन, वर्टिकली आपके पास सेट हो जाते हैं। तो ये मीडिया क्वेरी अंदर स्क्रीन, और अच्छा स्क्रीन आप नहीं लगाओगे, जैसे इसको आपने वैसे लगा देना है, ये आपके पास अलाइन हो गए। जैसे आप 768 विड्थ से ऊपर जाओगे तो ये आपके हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टली आ गए। लेकिन जैसे ही आप इसके मोबाइल व्यू पे तक आओगे तो आपके ये वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। इस तरह से आप एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार, इवन आप ब्लॉग्स भी बना सकते हो, लेआउट्स भी इसकी तरह बना सकते हो। लेकिन लेआउट्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फ्लैक्स बॉक्स इस्तेमाल करो। फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, उसको आप एक दफ़ा जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब मैक्सिमम और मिनिमम को समझने के लिए आपने एक डिव लेनी है, उसको क्लास लगा देनी है बॉक्स, फिर स्टाइल और CSS के अंदर आपने इसको स्टाइल करना है। यहाँ पे बॉक्स, और इसको एक स्पेसिफिक हाइट विड्थ लगा देंगे 300 पिक्सल, और साथ में इसको हम लगा देंगे हाइट इसको हम लगा देंगे 200 पिक्सल। तो उसके बाद आपने इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देना, वो इसको हम कर देंगे रेड। अब इसके ऊपर हम मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ चारों अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप इसके ऊपर विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम के थ्रू। जब आप यूज़ करते हो ना मैक्सिमम, आप यहाँ पे यूज़ करते हो मैक्सिमम 100 पिक्सल, इसका मतलब होता है कि आपकी लिमिट है 100 पिक्सल तक, आप 100 पिक्सल से ज़्यादा नहीं लगाना चाह रहे। जब आप मैक्सिमम लगा दोगे कि मैक्सिमम 100 पिक्सल, तब आप यहाँ पे 600 कर दो, 200 कर दो, 0 कर दो, इसने मैक्सिमम विड्थ को काउंट करना है। सेम इस तरह से जब आप मिनिमम लगा देते हो तो मिनिमम विड्थ हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे 400 पिक्सल। तो आपकी ये कम अज़ कम होगी 400 पिक्सल, कम अज़ कम, इससे कम नहीं होगा। जब आपने मिनिमम लगा दिया तो इससे कम नहीं, मैक्सिमम से, मैक्सिमम का मतलब है इससे ज़्यादा नहीं। ये दो प्रॉपर्टी आपकी इस तरह से काम करती हैं। लेकिन इसको मेन समझने के लिए हम मीडिया क्वेरी के ऊपर लगाते हैं। हम यहाँ पे एक मीडिया क्वेरी लगाते हैं, मीडिया, और इसको हम लगाएंगे स्क्रीन, फिर एंड, और इसके अंदर हम सबसे पहले इसको मिनिमम विड्थ लगाएंगे कि अगर आपकी मिनिमम विड्थ होती है डिवाइस की 400 पिक्सल, देन आप ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी एंड, और मैक्सिमम इसको और एक हम लिमिट लगा देंगे कि मैक्सिमम आपकी हो 769 तक। तो इसको मैक्सिमम यहाँ पे लगा देंगे विड्थ 769, ये आपकी मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए बेस्ट चीज़ है। उसके बाद इसको हम लगा देंगे बॉडी कलर इसके ऊपर हम लगा देंगे बैकग्राउंड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी आपकी विड्थ जो है वो होगी मैक्सिमम 769 तक, देन क्या करोगे, देन आपके ऊपर ये जो इसके बॉडी का कलर है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा ये चेंज नहीं हो रहा है,
इसको मैं चेक करता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, @ स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ सही है, एंड मैक्सिमम विड्थ, और ये अच्छा इसको हमने पिक्सल नहीं लगाया, इसको हम लगाए पिक्सल। सेव किया तो ये आगे इसके ऊपर अप्लाई। अब जैसे इसकी विड्थ होगी 769 से ज़्यादा, ये देखो, देन इसका बैकग्राउंड कलर बॉडी का चेंज हो जाएगा। और सेम इस तरह से जब इसकी विड्थ होगी मिनिमम 400 तक, जब 400 से कम होगी विड्थ, तब इसका बॉडी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, ये ऊपर इसको हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमने इसको बॉडी के ऊपर लगाया हुआ। सेव किया, अब यहाँ पे देखो, अब जैसे इसकी विड्थ हम इंक्रीज़ करेंगे 400 से, देखो 400 से, देन क्या होगा, देन हमारे पास इसका जो कलर है वो अप्लाई हो जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम इस लिमिट के अंदर 400 से ज़्यादा और 769 से कम आपकी विड्थ होगी तो ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी, अदरवाइज़ आपकी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। जब 400 से कम पे आओगे दैन भी बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। और जब इससे आप ज़्यादा जाओगे 769 से, तब भी आपका कलर चेंज हो जाएगा बॉडी का। इस तरह से आपके मिनिमम और मैक्सिमम वर्क करता है। अब हम डिस्कस करेंगे लाइन क्लैम्प। लाइन क्लैम्प को समझने के लिए एक आपने डिव लेनी है, उसके अंदर पैराग्राफ का टैग लेना है और उसके अंदर कुछ आपने टेक्स्ट लिख देना है। उसके बाद स्टाइल और स्केसेस के अंदर आपने इस डिव को सिलेक्ट करना है और इसको आपने एक स्पेसिफिक विड्थ लगा देनी है। विड्थ इसको मैं लगा देता हूँ 300 पिक्सल। सेव किया तो आपका जो पैराग्राफ है वो 300 के अंदर आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम पी के टैग को सिलेक्ट करेंगे तो उसको हम करेंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ पर इसको इंक्रीज़ करेंगे 32 पिक्सल। सेव किया तो ये इसके ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई हो गया। को जब आपने इसके ऊपर लाइन क्लैम्प को यूज़ करना है, दैन सबसे पहले आप इसको डिस्प्ले लगाते हो। डिस्प्ले का हमने लगाना है, डिस्प्ले का हम लगाएंगे वेबकिट बॉक्स, और उसके बाद इसको आपने लगाना है यहाँ पे वेबकिट बॉक्स ओरिएंट। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, ये हमने लगा दिया वेबकिट बॉक्स और डैश ओरिएंट, ये आपके पास सारी ओरिएंट। इसको आपने लगा देना वर्टिकल, और उसके बाद इसको आपने लगाना है वेबकिट लाइन क्लैम्प ये वाला, और इसको आपने लगा देना 2। अब वेबकिट लाइन क्लैम्प का मतलब होता है कि हमें इतनी लाइन्स चाहिए, और ओवरफ्लो आपने इसका कर देना यहाँ पे हिडन। अब जैसे इसको आप लगाओगे सिर्फ आपके पास 2 लाइनें प्रिंट होंगी। अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो यहाँ मैं ज़्यादा कर लिख दूंगा, 3 लाइनें चाहिए तो 3 लिख दूंगा, मुझे 5 लाइनें चाहिए तो 5 लेके सेव करूँगा, तो मेरे पास जस्ट 5 लाइनें ही आएंगी। इस तरह से आपका वेबकिट लाइन क्लैम्प जो वो काम करता है। अब हम डिस्कस करेंगे हैज़ प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक आपने डिव लेनी है, उसके अंदर पैराग्राफ का टैग, फिर एक H1 का टैग और उसके बाद एक H4 का टैग। आपने 2-3 टैग लगा लेने हैं। उसके बाद आपने आ जाना स्टाइल और सीएसएस के अंदर। ये जो आपका ना हैज़, ये है बेसिकली सिलेक्टर। अब यहाँ पे डिव को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपने इसके ऊपर लगाना हैज़। अब इसका मतलब है कि डिव हैज़, अगर डिव के अंदर मौजूद है, क्या मौजूद है, पी का टैग। अगर बॉडी के अंदर, अगर इस डिव के अंदर हमारे पास पी का टैग मौजूद है, दैन क्या करो, बैकग्राउंड कलर इसका कर दो यहाँ पे रेड। सेव किया तो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब इसके ऊपर मैं कंडीशन भी लगा सकता हूँ कि अगर डिव के अंदर पी का टैग है तो उसके अंदर जो H1 का टैग है ना, उसका कलर उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दो। सेम इस तरह से H4 को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव किया, अब देखो अब ये वर्क कर रहा है इस पी टैग के ऊपर। अगर मैं इस पी टैग को यहाँ से हटा दूंगा, पैराग्राफ टैग को हटा दूंगा, तो इसके ऊपर स्टाइलिंग भी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर एक कंडीशन लगा रहा है। जिस तरह से आपने अगर जावास्क्रिप्ट सीखी है तो आप इफ़ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल करते हो कि अगर ये हो तो ये हो जाए, अगर ये है तो ये हो जाए। सेम इस तरह से आपका हैज़ प्रॉपर्टी वर्क करती है कि अगर इस डिव के अंदर आपके पास पैराग्राफ का टैग मौजूद है, देन आप H4 वाला जो टैग है उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो। अगर पैराग्राफ का टैग मौजूद नहीं तो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डिव को, आप यहाँ पे क्लासेस भी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई क्लास कंटेनर होती है, आप बोलते हो कंटेनर हैज़ डॉट पी क्लास। अगर आपके पास कोई कंटेनर वाली डिव है, उसके अंदर पी की क्लास लगी हुई है, देन आपके उसके अंदर जो H4 का टैग है उसका कलर चेंज कर दो। इस तरह से आप इसके अंदर क्लासेस, आईडी और हर चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन बेसिकली इसका मतलब होता है ये कंडीशन चेक करता है कि जो डिव है या फलान टैग जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसके अंदर ये वाला टैग मौजूद है, देन इसके ऊपर आप ये स्टाइलिंग अप्लाई करा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप इस सेम चीज़ को अचीव करना चाहो ना, तो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर जाओगे तो आपको काफ़ी लाइनें कोड की लिखनी पड़ेंगी। लेकिन CSS के सिंगल प्रॉपर्टी की मदद से आप इसको जस्ट समझ लो। जस्ट हैज़ का मतलब समझ लो ना कि डिव हैज़ का मतलब होता है अगर इसके पास, तो अगर इसके पास है डिव हैज़, अगर डिव के पास है पैराग्राफ का टैग, देन उसके अंदर जो H4 का टैग है उसके अंदर ये स्टाइल अप्लाई कर दो। इसको आप 1-2 दफ़ा करोगे ना, मुख्तलिफ टैग इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको उसी वक्त समझ आ जाएगी। और अब हम डिस्कस करेंगे इस प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक आपने डिव लेनी है, उसके अंदर पैराग्राफ का टैग, एक H1 का टैग और इसके अंदर आपने एक H4 का टैग लगा देना। आप इसके अंदर क्लासेस भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैं क्लास लगा देता हूँ कंटेनर, और उसके बाद आपने आ जाना स्टाइल और CSS के अंदर।
अब मिसाल के तौर पर मुझे स्टाइल करना है, जो पैराग्राफ टैग है उसको भी स्टाइल करना है, H1 को भी स्टाइल करना है, और जो H4 का टैग है उसको भी स्टाइल करना है, और एक ही स्टाइल देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो हमारे पास H1 का टैग है, और सेम उस तरह से हम कॉमा लगाएंगे। सेकंड अगेन सेलेक्ट करेंगे डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो मेरे पास P का टैग है, और अगेन मैं सेलेक्ट करूँगा डॉट कंटेनर, और उसी कंटेनर के अंदर मेरे पास अगर हमारा H4 का टैग है उसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। अब उसके बाद इसके ऊपर मैं कलर अप्लाई करूँगा, कलर इसको मैंने किया रेड, सेव किया तो इसके ऊपर रेड कलर अप्लाई हो गया। अब ये भी बिल्कुल ठीक है, ये कोई गलत तरीका नहीं, इसी को हम इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम टाइम। लेकिन इसको रिप्लेस करने का एक और भी तरीका है। उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, आप यहाँ पे लिखोगे डॉट कंटेनर, और कंटेनर के बाद आप इसको लगाओगे यहाँ पे इज़। अगर कंटेनर के अंदर मौजूद है, क्या क्या मौजूद है, अगर आपके पास H1 का टैग मौजूद है, अगर आपके पास P का टैग मौजूद है, और H4 का टैग मौजूद है, देन क्या करो, उनके ऊपर ये कलर अप्लाई कर दो, और सॉरी कलर आप इसके ऊपर कर दो यहाँ पे ग्रीन, सेव करेंगे और इनके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। और इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो CSS की प्रॉपर्टीज़ है या CSS इस तरह से काम करता है कि जो लास्ट वाली वैल्यूज़ होती है ना उनको ये पिक करता है, जो पहले वाली होती है उनको छोड़ देता है। इनको हम कमेंट कर देते हैं। अब देखो, अब तरीका सेम ही है, मतलब आपने कलर चीज़ चेंज करना है, लेकिन आपकी जो लाइंस ऑफ कोड है वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखो आपको कितना ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा था, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा कोड लिखना पड़ रहा है। ये हमने सिंपल सी एक डिव के ऊपर अप्लाई किया, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होगे तब आपको और ज़्यादा इस कोड को ही शॉर्ट कर देगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हो। कंटेनर इज़ मतलब कंटेनर के अंदर ये वाले टैग मौजूद हैं, उनके ऊपर ये वाला जो कोड है, ये वाला CSS अप्लाई कर दो। आई होप आपको CSS की इन 10 प्रॉपर्टीज से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।